इससे पहले कुछ वीडियो हुए हैं और आज कुछ संविधान से संबंधित अन्य चीज़ें जो है आपको उसके बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जो आपके पेट के लिए अति महत्वपूर्ण है। वैसे आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है, आप लोग मेहनत किए हैं और आने वाले समय में अच्छा केवल ये करना है कि वहाँ पे कंसंट्रेट होकर आप लोग परीक्षा दें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री से संबंधित जो आपके क्वेश्चन में आ सकता है। ये है मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित, जैसे और उसके बाद हम लोग संविधान पे आते हैं। तो संविधान पे आने से पहले हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा कुछ टॉपिक जो आपको अति महत्वपूर्ण लगेगा। जैसे बंगाल का विभाजन आप लोग जानते हैं, तो वो भी याद रखना कि 16 अक्टूबर 1905। उसके बाद कांग्रेस का जो है यानी सूरत में विभाजन हुआ, बाल पाल लाल, ये भी याद रखना। फिर बंगाल विभाजन का घोषणा जो है वो कब रद्द हुआ था, यानी कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया गया, दिसंबर 1911। ये आप लोगों को भी याद करना है। उसके बाद आप लोगों को याद करना है 31 अक्टूबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। फिर 14 फरवरी 1930 को यानी जो साबरमती में बैठक हुई उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। और गांधी जी का दांडी मार्च 12 मार्च 1930, ये भी याद रखना। गांधी इरविन समझौता 1931 सबको याद है। उसके बाद आप मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव का ये पारित किए गए, मार्च 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी का आपने देखा होगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया था 17 अक्टूबर 1940। और उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। फिर दिसंबर 1903 मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा दिया था, ये आपको याद होगा। अब चलते हम लोग अपने जो है एकदम करंट की चीज़ें जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और वो संविधान से संबंधित हैं, उसको ही आपको देना है। जैसे ओबीसी उपवर्गीय आयोग का नाम सुना होगा आप, तो ओबीसी उपवर्गीय आयोग से संबंधित जो है हमारी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसको एक नया नाम आप याद रखिएगा, न्यायमूर्ति रोहिणी यानी आयोग का गठन किया गया था। और ये जानते हैं कि जो है इससे पहले ये यानी ये 31 जनवरी 2023 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है देने का वादा भी किया है कि हम तब तक जो है दे देंगे। लेकिन ये अनुच्छेद 340 के तहत 2017 में गठित किया गया है रोहिणी आयोग। सबसे पहले अगर ओबीसी से संबंधित आयोग कहा जाए, पिछड़ा वर्ग आयोग, उनसे अध्ययन करने के लिए, तो उस काका कालेलकर आयोग है। फिर जो है 1979 में बीपी मंडल है। तो सबसे पहला आपने जाना काका कालेलकर आयोग 1953 में। और प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16(4) में यानी नौकरियों में आरक्षण देने की जो प्रथा है, वो यानी पहली बार कैसे आरक्षण दिया जाए, तो वो चीज़ें शुरू की गई थी 16(4). उसमें सामाजिक और शैक्षिक 2 शब्द जोड़े गए थे और उसी का आधार पर जो है आरक्षण, यहाँ आप जानते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण। ऐसे अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था, उसमें जो है शिक्षण संस्थानों में भी जो है आरक्षण दिया गया है। लेकिन इनको संवैधानिक दर्जा जो है 102वें संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया था, उसको संवैधानिक दर्जा 2018 में मिला है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, यानी हमारे माननीय जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इनको जो है संवैधानिक दर्जा दिया। अब हम आगे चलते हैं। इससे पहले एक
इस समय चर्चा का विषय था एक समान सिविल संहिता, अनुच्छेद 44 में है। यानी कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शादी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, संपत्ति से संबंधित हो, गोद लेने से संबंधित हो, इन सब में यानी अब जो है सबका होना क्या चाहिए, एक ही होना चाहिए, एक ही नियम हो, एक देश एक निशान एक नियम। अगर ऐसा रहेगा तो वो देश ज़्यादा प्रगति करेगा। आप जानते हैं कि डीपीएसपी जो है भाग 4 में है और अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता के उल्लेख किया गया है। तो एक समान सिविल संहिता यानी हमारा जो है कहने का मतलब यह है कि पर्सनल लॉ जो है वो धार्मिक भेदभाव का अंत करता है। तो उसमें धार्मिक भेदभाव का अंत होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम ईसाई यानी मुस्लिम ईसाई पारसी समुदाय अपना अपना इनका पर्सनल लॉ है, हिंदू का अपना लॉ है, जैन बौद्ध भी हिंदू माने जाते हैं। तो समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है और जगह नहीं लागू है। तो इस तरह से समान संहिता आप लोग याद रखिएगा। एक आप नाम सुने होंगे, निजता का अधिकार। अनुच्छेद 21 जब हम लोग पढ़ते हैं तो अनुच्छेद 21 में है जीने का अधिकार। तो जीने के अधिकार में निजता का अधिकार, पति पत्नी को साथ रहने का अधिकार, जीवन साथी को साथ रहने का अधिकार, हथकड़ी ना लगने का अधिकार, पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार, और 21 का में शिक्षा का अधिकार। तो इतने चीज़ें जो है दिया गया है अनुच्छेद 21 में। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं निजता का अधिकार। के पुट्टा स्वामी का केस आया था 17 में, तो उसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने यानी निजता के बारे में घोषणा की थी। तो इसमें है और कहा यह गया था पुट्टा स्वामी के कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान के तहत सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की गारंटी देता है। अब संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पूर्ण व्यक्तिगत अधिकार की गारंटी नहीं देता है। यानी उसमें क्या है, कहा गया है कि पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरलिटी के आधार पर इस पर रोक लगाया जा सकता है। तो उसके संदर्भ में यानी कानून बना हुआ है। तो निजता का अधिकार आपका अनुच्छेद 21 में है। लेकिन अगर भाषण से संबंधित है, यदि कोई देशद्रोह, अभद्र भाषा या मानहानि का जैसे है तो अनुच्छेद 2 यानी ये वैधता प्राप्त ये नहीं है। यानी यहाँ पे जो है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको जो है दंडित किया जा सकता है कोर्ट के माध्यम से। आगे हम लोग चलते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में राजद्रोह, तो भारत में राजद्रोह, अब राजद्रोह के लिए जो है मसौदा, या कहा जाए कि अगर ब्रिटिश शासनकाल में देखा जाए तो लॉर्ड मैकाले यानी उन्होंने एक विधि आयोग का 1833 में एक विधि आयोग का गठन भी किया गया था। उसमें जो है उन्होंने यानी एक मसौदा मूल रूप 37 में प्रसिद्ध किया था, 1837 में लॉर्ड मैकाले। इनका निस्यंदन का सिद्धांत है, छनाई का सिद्धांत है। अगर कहा, उन्होंने ये भी कहा था कि समस्त यानी एशिया की समस्त लाइब्रेरी और हमारे यूरोप की केवल एक तहखाने के बराबर है। तो इन्होंने अपनी काफ़ी तारीफ की। एक आपने इंडियन पिनल कोड का नाम सुना होगा, भारतीय दंड संहिता। तो 1860 आईपीसी यानी ये जो है लागू करने के दौरान कानून को आईपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो है भारत में देशद्रोह, वैसे सबसे पहले देशद्रोह जो है इंग्लैंड में हो, इसके संदर्भ में रूल बनाए गए। 100 धारा जो आपने सुना है, तो धारा कहा जाता है कि आईपीसी में 511 धाराएं हैं। तो 124 का ए 1870 में जेम्स स्टीफन द्वारा पेश किया गया था और उसको एक संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा भी गया था। और ये कहा गया था इसके माध्यम से भारत में जो है यानी आईपीसी धारा के तहत ये क्या होगा, एक राजद्रोह, एक अपराध है इसको, जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति, चाहे मौखिक हो, शाब्दिक हो या
जो है लिखित हो या सांकेतिक हो या दृश्य रूप में हो, घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयत्न किया जाता है तो ऐसे ये राजद्रोह का मामला माना जाएगा। तो इस तरह से ये अवमानना के आपके अंतर्गत आता है। अब है कि जो है एक इस समय चर्चा में है अमित शाह यानी सहकारिता। अब इस सहकारिता के संबंध में एक मंत्रालय गठित किया गया है, जिसको आप 243 में भी आप देखेंगे, 19 में देखेंगे सहकारी समितियों का गठन, यानी उसमें संघ संगठन और ये बनाने की स्वतंत्रता होगी। और ये जो भाग 9B में सहकारिता से संबंधित है। दूसरी बात याद रखना है कि जो 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा इसको जोड़ा गया था, यानी भारतीय संविधान में सहकारिता 97वें संविधान से, ये 43 में भी, अनुच्छेद 43B में भी है। तो ये कहने का मतलब है कि ये भारत सरकार ने सहकार से समृद्ध विजन के साथ सहकारिता मंत्रालय के नाम से एक नवीन मंत्रालय का अमित शाह के नेतृत्व में गठित किया है। तो ये सहकारिता आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल याद रखिएगा। अगर कहा जाए कि भारत में सहकारिता आंदोलन के जनक कौन हैं, तो F. निकोलसन को माना जाता है। सहकारिता आंदोलन के 1904 से हमारे यहाँ मानी जाती है भारत में, यानी ये जो है 1904 से माना जाता है। आपने देखा होगा एक हम लोग इस समय चर्चा में है अनुच्छेद 21 में, यानी निजता के अधिकार में भूल जाने का अधिकार। ये जो है निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। जुलाई 2022 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भुलाए जाने के अधिकार, राइट टू बी फॉरगॉटन को निजता के अधिकार के हिस्से के रूप में स्वीकार किया था। अब उस समय जो है न्यायमूर्ति एक संजय किशन कौल और एक न्यायमूर्ति थे M. सुदरेंस की पीठ ने ये जो है उस समय निर्णय दिया था। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इससे संबंधित जो है 2017 में पहली बार भुलाए जाने के अधिकार की अवधारणा को सर्वोच्च न्यायालय ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया था। अच्छा, स्वीकार किया था, लेकिन भारत में अभी तक भुलाए जाने के अधिकार के आधार के रूप में कोई विधिक ढांचा विकसित नहीं किया गया था। आइए जानें कि क्या है भुलाए जाने का अधिकार। किसी व्यक्ति को इंटरनेट पर मौजूद उसकी किसी भी निजी जानकारी को हटाने की अनुमति प्रदान करना। इस अवधारणा का सर्वप्रथम जो पहचान किया गया था यूरोप यूनियन ने पहचान की थी, लेकिन निजता के अधिकार को भारत में कि पुट्टास्वामी का केस आपको याद होगा, यानी उनका वाद में निजता के अधिकार को 2017 में ये रखा गया था। तो यहाँ पे आपको ये बिल्कुल याद रखना है कि भारत में इस तरह से, यानी भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो विशेष रूप से भूल जाने के अधिकार का प्रावधान करता हो। पर्सनल डेटा चाहे प्रोटेक्शन बिल 2019 इस अधिकार को मान्यता देने की बात कही है। हम लोग चलते हैं विदेशी अधिकरण। विदेशी अधिकरण का नाम आपने सुना होगा। विदेशी अधिकरण का जो है 1964 में केंद्र सरकार के द्वारा विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 3 के द्वारा जारी किया गया और इसमें काफ़ी संशोधन भी हुआ है। और 30 मई 2019 को इन्होंने जारी भी किया आदेश, और ये आदेश विदेशी अधिकरण से संबंधित असम में, यानी ये जो है असम से संबंधित है। विदेशी अधिनियम यानी फॉरेन एक्ट 1946 के तहत वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है वो विदेशी माना जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए कि भारत का अगर वो नागरिक नहीं है। और एक आप उनका याद रखेंगे कि जो है उन्होंने कहा था कि क्वासी फेडरल का नाम सुना होगा। उसी तरह से ये जो है एक अधिकरण क्या है, अर्ध न्यायिक प्रकृति का होता है। सभी राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेट को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया जाता है।
संशोधन से पूर्व केवल केंद्र सरकार ही विदेशी अधिकरण की स्थापना कर सकता था। उसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आपको रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपका करंट से संबंधित है। जैसे कह दिया जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये उच्च शिक्षण संस्थानों में 100% के साथ गोवा में लागू, यानी सीएम प्रमोद वहाँ सावंत हैं। उत्तराखंड में जो है, उत्तराखंड में एनएनपी लागू करने वाला पहला देश बन गया है, यानी ये कहा जाए कि जो है प्राथमिक स्तर पर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। भारत में अगर पूछा जाए, जो आपके क्वेश्चन आने की संभावना है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, तो आप ये याद रखिएगा कि 1919 के अधिनियम में इसका उल्लेख है, एक केस अस्तित्व में आया। आप जानते हैं कि 1919 का अधिनियम 2 साल बाद, लेकिन 1935 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में इसको बदला भी गया। आर्टिकल 93 में आप देखिए, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव से संबंधित है। वो पार्टियां अपना, यानी चुनाव जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो इसका निर्धारण करते हैं कि किसी भी समय उपाध्यक्ष को एक विधायी समिति के लिए नामित किया जा सकता है, और उसके बाद अध्यक्ष बन जाते हैं, तो वह तुरंत इसके अध्यक्ष बन जाते हैं। ये उपाध्यक्ष यानी उपसभापति का एकमात्र विशेषाधिकार है। आप जानते हैं कि 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता के मामले में सभी संसदीय मामलों में जो अध्यक्ष होता है उसका निर्णय अंतिम और ये मान चलो बाध्यकारी होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जो है कुछ कदम उठाया है। अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी करता है, और दोनों सदनों अब तक 3 बैठक हुई है, जैसे 1961, 77 और जो है यानी 2002 पोटा में। एक लोक लेखा समिति आप लोग पढ़ लीजिएगा। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है जिसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। इनका सभी का कार्यकाल जो है 1 वर्ष होता है। अब ये जो है हमारे यहाँ सबसे यानी 1967 में से ये नियम बना कि जो इसका अध्यक्ष होगा वो विपक्ष का सदस्य होगा। जैसे ओम बिरला जी हैं, तो वो कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष उन्होंने नियुक्त किया था। तो आपको याद रखना चाहिए कि प्रथम बार लोक लेखा समिति का गठन यानी 1921 में ही 1919 के अधिनियम के द्वारा इसको जो है गठित किया गया था। एक मैंने बताया था कि विधान परिषद आपके उसमें सिलेबस में है। विधान परिषद का जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कहाँ पे विधान परिषद? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, ये आपका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, और बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन जगह विधान परिषद है। अनुच्छेद 169 के अनुसार आपको विधान परिषद याद रखना है। विधान परिषद जो है यानी 169 हमने बताया है। ये एक बार फिर रिवाइज कर लो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब अगर विधान परिषद को जो है अगर समाप्त करना है तो इसको भारत की संसद द्वारा ही इसको मंजूरी जब मिलेगी तभी समाप्त होगा। यदि विधानसभा 2/3 बहुमत से पास कर देती है तो उसको जो है संसद क्या कर सकता है? समाप्त कर सकता है। तो संसद उसको समाप्त कर सकता है। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि लाभ का पद, ये देख लेना, सांसदों को लाभ के पद का निर्धारण इसकी स्पष्ट परिभाषा नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 102 में सांसदों के लिए है और 191 में हमारे विधायकों के लिए है, यानी विधानमंडल के लिए है। तो 102 में सांसद, 191 के तहत राज्य विधानमंडल के सदस्यों को से संबंधित है। हालांकि संसद ने जो है अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 में भी अधिनियमित किया था। आपने सुना होगा अदालत की अवमानना। अगर अदालत की अवमानना होती है तो चाहे सिविल अवमानना हो, आदेश, दिशा निर्देश, रिट अदालत, अन्य प्रक्रिया, अगर उसको जानबूझकर किया गया, उल्लंघन किया गया, तो वो आपराधिक अवमानना के तहत आपको जो है
माना जाएगा और उसके तहत आपको अदालत जो है दोष सिद्ध करके 6 महीने का आजीवन कारावास दे सकती है या 2 वर्ष का 2000 का जुर्माना लगा सकती है। तो ये याद रखना, इसके संदर्भ में कई हमारे न्यायाधीशों ने भी उल्लंघन किया है। यानी अदालत की अवमानना को हमने आर्टिकल 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध को भी सम्मिलित किया गया है। एक अक्सर पूछा जाता है कि इस समय जजों की जो नियुक्ति होती है, स्थानांतरण होता है, वो किस आधार पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की होती है। तो कोलेजियम प्रणाली आप लोग याद रखिएगा, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके नेतृत्व में कोलेजियम, जिसका नेतृत्व CJI के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के लिए भी उसके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों के माध्यम से, और वहाँ भी 4 CJI मुख्य न्यायाधीश और वो 4 अन्य रहते हैं। तो इनसे संबंधित न्यायालय में जो है कहेंगे। अनुच्छेद 124 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 में कि न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित, उनकी संख्या से संबंधित, ये याद रखना। हालांकि 2014 में 99वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले के लिए जो गठित की गई थी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बना था, वो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है असंवैधानिक यानी हस्तक्षेप किया और इसको असंवैधानिक करार दिया। तो हमारा कहने का मतलब है कि 124 में अनुच्छेद न्यायाधीशों की नियुक्ति, 125 में इनके वेतन पेंशन, 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 128 में सेवानिवृत्त, 129 में कहा गया है एक अभिलेख न्यायालय है, 130 में स्थान होगा दिल्ली और 131 को प्राथमिक क्षेत्राधिकार और 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार, याद रखना है आपको। और उसके बाद 137 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट या जो है उच्च न्यायालय अगर अपने कोई है तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति उसको प्राप्त है। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम लोग एक आध चीज़ें और देख लीजिएगा आप, जैसे न्याय पूछ लिया जाता है कि भारत में अधिकरण यानी क्वासी जुडिशियल इंस्ट्रक्शन, यानी ये एक अर्ध न्यायिक वो है। अनुच्छेद 323 चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो उससे संबंधित, तो 123A में है। तो 123B में आपका टैक्स से संबंधित है, फॉरेन यानी मनी से संबंधित है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, या जो है लैंड रिफॉर्म से संबंधित है, और इस तरह से संबंधित यानी या विधानसभा के चुनाव आदि के लिए अधिकरणों की स्थापना की गई है। अनुच्छेद 85 अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि सत्र सत्रावसान और विघटन, इसको यानी संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा है। ये आपको बिल्कुल इसको देख लेना है 85 अनुच्छेद। उसके बाद जो है आप देखेंगे एक आध जैसे कहा जाए कि जिले का गठन, जिलों का गठन, तो वर्तमान में जिले की संख्या लगातार बढ़ रही है। जहां 2011 में 640 ज़िले पूरे भारत में थे, वहीं आज 775 ज़िले हो गए हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा 75 ज़िले हैं, वहीं गोवा में मात्र 2 ज़िले हैं। अब इन ज़िलों की संख्या मुझे याद है कि मायावती ने उस समय 15-16 ज़िले बनाए थे उत्तर प्रदेश में। तो ये ज़िलों के जो शक्ति है, बदलने की शक्ति, नाम इनका, वो राज्य सरकारों के पास होती है। तो आपको याद रखना चाहिए कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी करेगी और वो जिलों के गठन से संबंधित रूल रेगुलेशन बनेगा। हालांकि ये गृह मंत्रालय की भूमिका भी इसमें होती है। आगे जो है आपको याद रखना है दल बदल विरोधी कानून, जो अनुच्छेद 91 के द्वारा 2/3 बहुमत से यदि कोई उसको जो है तो वो आयोग घोषित किया जाएगा। दूसरे राष्ट्रीय दल है और दूसरे दल में शामिल होता है। वैसे 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची में ये भी रखा गया था कि 1/3 से कम अगर सदस्य निकलते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी।
इसको आपको बिल्कुल याद रखना है। और अन्य दल में विलय निर्णय लेने के लिए सदस्यों तथा मूल दल में रहने वाले सदस्यों को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। एक चुनावी बांड का अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं, आदर्श आचार संहिता का नाम सुनते हैं। तो भारत में इससे संबंधित 2018 में चुनावी बांड अधिसूचित किया गया था। आरबीआई का नाम सुनते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का नाम सुने होंगे, लेकिन ये जो है भारतीय स्टेट बैंक इन बांड्स को जारी करने या भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है। यही व्यापारिक बैंक है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके SBI है, इसको अधिकृत किया गया है चुनावी बांड से संबंधित। अब इन्हें केवल एक पात्र जो राजनीतिक पार्टी द्वारा होगा वो बैंक के अपने खाते में जमा करके भुनाया जा सकता है, SBI। अब वो चाहे जो है, यानी इनकी बांड की जो सीमा होगी 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़, इस तरह से इनके गुणांकों में होती है इनकी सीमा। तो इस तरह से बांड आपका ये मान के चलिए। दूसरा है कि चुनाव आचार संहिता जो है ये किसी कानून के तहत नहीं है, लेकिन इसको जो है बनाया गया था कि जो राजनीतिक दल हैं, पंजीकृत राष्ट्रीय दल हैं, ये तो उनको वोट में कम से कम अगर 1% से भी कम अगर वोट पाते हैं तो वे चुनाव बांड प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। लोकसभा विधानसभा में अगर 1% वोट प्राप्त कर लेते हैं तो सबसे पहले अगर बांड पूछा जाए तो वो केरल विधानसभा, यानी कहा जाए तो केरल विधानसभा में चुनाव आचार संहिता का भी नाम आता है। तो सबसे पहले चुनाव आचार संहिता का प्रयोग केरल में किया गया था। 1962 में लोकसभा आम चुनाव में पहली बार चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वितरित किया था। तो इस तरह से ये है, यानी कहा जाए एक आपने देखा होगा राष्ट्रपति का, तो उसमें 50-50 मैच की तरह याद रखिएगा कि 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हों। उपराष्ट्रपति का तो 20-20। तो उस तरह से जो है इनका निर्वाचन होता है। परिसीमन आयोग का गठन, यानी कहा जाता है कि चुनाव के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 82 में 82 में है कि भारत की जो संसद है वो प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम अधिनियमित करेगा। अनुच्छेद 170 में राज्यों के लिए जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम बनाया गया। अब तक जो है 4 बार, यानी 1952, 62, 72 और 2002। तो इस तरह से परिसीमन आयोग का जो है गठन किया जा सकता है। ये आपको याद रखना है कि परिसीमन आयोग। एक हम लोग जो है पंचायती राज 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में पारित हुआ था। इसमें जो है आपको याद रखना है कि बलवंत राव मेहता 3 स्तरीय, अशोक मेहता 2 स्तरीय, GV के राव समिति 4 स्तरीय, और उसके बाद थुंगन समिति 88 में। एक आया था कि पेशा अधिनियम 1996 में। तो पेशा अधिनियम जो है, यानी इसको कुछ जनजातीय हैं वहाँ के लिए जो है ये बिल्कुल याद रखना कि जो है उनके लिए बनाया गया था पेशा अधिनियम। किशोर न्याय विधेयक अभी 2021 में पारित किया गया है, और इसमें कहा गया है कि इन बच्चों के संरक्षण से संबंधित ये है पारित किया गया है, और उनके खिलाफ अपराध की जो है, यानी बच्चे के खिलाफ अपराध वर्णित है, और इस पहले अपराध का नहीं था। अब उन्हें 3 से 7 वर्ष का जेल की सज़ा उनको दी जा सकती है। वैसे 7 वर्ष से आपको याद रखना है, कम बच्चों को कोई भी सज़ा देने का भारतीय संविधान में प्रावधान नहीं है। यह अधिनियम जघन्य अपराधों के लिए, ऐसे बच्चे जिनकी आयु 16 से 18 वर्ष के बीच हैं, और वो जो है इस तरह से है, कहा भी गया है कि एडोलेसेंस इज़ द पीरियड ऑफ स्ट्रेस। वैसे किशोरावस्था बड़े तनाव, तूफान और संघर्ष की भी होती है। इसमें बच्चे कोई भी जो है गलत कदम उठाने से नहीं डरते हैं, ये आपको याद रखना है। एक खेल के दौरान आपने सुना होगा डोपिंग रोधी विधेयक पारित किया गया है 2021 में।
यानी केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्रालय ने इसको 2001 लोकसभा में पेश किया था। तो ये भी आपका जो है याद रहना चाहिए। एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का नाम आपने सुना है, ये जो है संतानम कमेटी के अंतर्गत जो है इसको गठित किया गया था। संतानम यानी इनके सदस्यों का जो है या 4 वर्ष रहेंगे या 65 वर्ष की आयु तक ये रहेंगे। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है जांच करते हैं। CBI का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का 1963 में गठित किया गया था। इसका अध्यक्ष जो है PM होता है। और विपक्ष के नेता जो होते हैं वो विपक्षी दल के नेता, यानी सबसे भारत में मुख्य न्यायाधीश, अन्य वरिष्ठ नेता, अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और ये मुख्य न्यायाधीश और ये सारी चीज़ें होते हैं। एक आपने नाम सुना होगा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, ये नया नाम है। तो इसकी स्थापना 1993 में की गई है। ये भी आपको याद आना चाहिए, यानी 1993 में। और उसके बाद एक आपने नाम सुना है आदर्श पंचायत सिटीजनशिप। ये जो है सतत विकास लक्ष्यों के साथ कार्य करने के लिए, संकेतित करने के लिए लगभग 29 क्षेत्रों में इसको वितरित किया गया है। यानी सिटीजन यानी चार्टर स्वैच्छिक और लिखित दस्तावेज होंगे, तो इससे संबंधित ये किया गया है। GST परिषद आपका पहले से जानते हैं कि 2016 में इसको लागू किया गया था, 101वां संविधान संशोधन। ये जो है GST परिषद राज्यों के लिए जो है एक संयुक्त मंच भी है। और 279 का A के फर्स्ट में GST से संबंधित यानी ये मंत्रालय परिषद का गठन किया गया। तो GST भी याद रखना चाहिए। GST जो है कई हैं। एक लोकपाल लोकायुक्त भी आप लोग देख लीजिएगा। लोकपाल लोकायुक्त 2013, यानी इसमें आपका जितने नाम जानते हैं, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, तो इन सब का नाम जो है केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इनके प्रयास से ये जो है एक संस्था बनाई गई और एक वैधानिक निकाय है, यानी अम्बुड्समैन इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ इसको लोकपाल, हालांकि ये शब्द जो है ML सिंघवी ने दिया था। ये एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसमें अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष और 70 वर्ष निर्धारित है। तो लोकपाल यानी ये भ्रष्टाचार के लिए किया गया है। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, यानी आतंकवादी मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। ये जो है केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। और इसकी स्थापना 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था तो किया गया था। तो NIA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो ये सारी चीज़ें आप क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। उसके साथ कुछ क्वेश्चन आप जो है और देख लीजिएगा। जैसे पंचायती राज हमने बता ही दिया है, लेकिन अगर संविधान से संबंधित जो है वो लगभग इन्हीं से आपके क्वेश्चन आ जाएगा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो आपको भाग 3 याद रखना है। अगर नागरिकता आता है तो नागरिकता आपको भाग किस में आएगा, 2 में, ये याद रखना है। और इससे बाहर क्वेश्चन बहुत आने की संभावना नहीं है। तो यहीं पे एक आध क्वेश्चन और आप जान लीजिए कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारी चीज़ें आपके जो मौलिक अधिकार हैं ये याद होना चाहिए। 86वां संविधान संशोधन भी याद रखना। और 4 का में मौलिक कर्तव्य है, ये भी याद रखना। इस तरह से आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या आपको याद होना चाहिए। अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये आपके जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं।
अगर संघात्मक लक्षण पूछा जाए तो आप जान लीजिएगा कि उसमें 1-2 पॉइंट कि संविधान की सर्वोच्चता, संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकारों की शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ लिखित संविधान है और कठोर संविधान है, तो ये भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण हैं। और एकात्मक अगर कहा जाए तो एकहरी नागरिकता, संघ राज्यों के लिए एक ही संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। केंद्र राज्य संबंध में जो है एक अनुच्छेद 243 यानी 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, 248 अवशिष्ट शक्तियाँ, ये भी याद होना चाहिए। तो केंद्र राज्य संबंध, न्यायालय से हमने काफ़ी कुछ आपको जो है कवर करा दिया है और उससे ज़्यादा जो है नहीं आएगा। और उसके बाद आप जानते हैं इस समय कितने उच्च न्यायालय हैं, तो उच्च न्यायालय की संख्या है 25। अंतिम उच्च न्यायालय 2019 में आंध्र प्रदेश का क्या है, अमरावती। तो ये भी आपको याद रखना। एक जिला प्रशासन आप लोग बार बार बता रहे हैं, तो जिला प्रशासन में यानी कहा जाए तो डीएम लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में हमारा लोकतांत्रिक देश ये जो है फैला हुआ है। और कहा जाए कि कलेक्टर का पद सबसे पहले जो है किसने सृजित किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग 1772, ये भी याद रखना 1772। बाकी आप डिवाइस का शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका जो है याद होना चाहिए कि सीएमओ। तो इस तरह से आपकी ये क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको बार बार देखिएगा। यहीं पे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।